नमस्कार। घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। भारत सरकार ने आज साल के बीच में आर्थिक आकलन किया है। अच्छी बात है, सरकार को आर्थिक आकलन करना भी चाहिए, लेकिन जब सरकार चुनाव के माहौल में आर्थिक आकलन करे तो कई सवाल उनकी नीयत पर खड़े हो जाते हैं। जनवरी में 3 राज्यों में चुनाव होना है और इस महीने चुनाव हो रहा है गुजरात में। तो सरकार को ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी कि देश की सेहत, आर्थिक सेहत बिल्कुल दुरुस्त है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये अच्छी बात है, देश की आर्थिक हालत ठीक है, लेकिन जब सरकार ढिंढोरा पीटने लगे और डंका बजाने लगे कि सरकार की देश की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, तो कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। सबसे पहला सवालिया निशान तो ये खड़ा होता है, क्या वास्तव में देश की आर्थिक हालत ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, और सरकार किस दिशा में बढ़ने जा रही है। सरकार क्या आम आदमी का चेहरा बदलने को तैयार है या नहीं, या किसी दूसरे चेहरे की तलाश में है, ताकि आम आदमी देख सके और खुश हो सके कि वास्तव में मेरा देश महान है। बहरहाल आज जानने की कोशिश करेंगे कि पहली बार इस देश के वित्त मंत्री ने देश के आर्थिक आकलन की चर्चा की है, वो भी साल के बीच में। हमारे मेहमान क्या कहते हैं इस आकलन के बारे में और उनकी क्या राय है। हमारे मेहमान हैं, मैं आपका परिचय करा दूं। सबसे पहले हमारे बीच में है सुनील जैन हैं, जो कि कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के और इंडियन एक्सप्रेस के पहले बिजनेस एडिटर रहे हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में नमित वर्मा जी हैं, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। नमित जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और ललित खन्ना है हमारे बीच में, जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं स्कॉट्स म्यूचुअल फंड के। ललित जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले सुनील जी की राय बाद में पूछेंगे, लेट्स हैव अ जर्नलिस्ट आफ्टर। सबसे पहले मैं ललित जी से पूछना चाहता हूं। ललित जी, वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने जो आज आकलन पेश किया है, उसको अगर हम अपने दर्शकों को आपकी राय जानने से पहले ये बता दें कि मोटा मोटी क्या किस एरिया पे फोकस किया, तो दैट विल बी बेटर, क्योंकि डिस्कशन से पहले जी। मैं बताता हूं कि उन्होंने जो आज कहा है उसमें कहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, आर्थिक वृद्धि जो है, वो 5 से 5.5% हो गई है 2002 और 2003 का जो ये बीच का सत्र है, अब तक की जो स्थिति है। फिजिकल डेफिसिट यानी कि वित्तीय घाटा जिसको कहते हैं, वो 57,746 करोड़ हो गया है। और रेवेन्यू रिसीप्ट्स जो है बढ़ गई हैं, 15.9% हो गई हैं H1 पॉइंट पर जाकर के। और टोटल रिसीट्स अगर हम इंक्रीज देखें तो 12% बढ़ी हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है 13.5% से। और हम देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है 3.6% से। फूड ग्रेन स्टॉक्स बढ़े हैं, 51.4 मीट्रिक टन है आज की डेट में, यानी कि अक्टूबर का जो आंकड़ा अवेलेबल है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गए हैं, जो कि सुबह से हम लोग सुन रहे हैं। 66 बिलियन डॉलर का हमारे पास आंकड़ा है। और मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स इंक्रीज किया है 13.5%, अप्रैल से सितंबर के बीच का आंकड़ा है। और हम देखें करंट अकाउंट सरप्लस, जो कि बहुत फोकस्ड पॉइंट अगर हम देखें तो डॉलर 325 मिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं। Q1 का आंकड़े की बात है, यानी कि Q1 अप्रैल से सितंबर अगर हम माने तो। और एफडीआई इनफ्लो की बात कर रहे हैं, ये आकलन 1,358 मिलियन डॉलर की बात है अप्रैल से अगस्त के बीच में। मोटा मोटी यहां तक हम लोग दर्शकों को बता दें, उसके बाद चलेंगे आगे। ललित भाई, अभी तक जो बातें हमारे सामने आई हैं, पहले तो हमारे दर्शक को ये बताया कि इस आर्थिक आकलन का क्या संदेश है। व्हाट डज इट मीन फॉर द कॉमन मैन? पहले तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेटा ही नहीं है। जी। वो है कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल के इस दौरान क्या चेंजेस हुए, कहाँ था और अब कहाँ है, उसका जिक्र नहीं है। और किसी भी रिव्यू में, इकोनॉमिक रिव्यू में इसका होना ज़रूरी है। सबसे पहला वेरिएबल जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को ही माना जाता है, जी, देखा जाता है। वो याद रखें। अगर मुझे याद आ रहा है ललित भाई, जो आपकी इकोनॉमिक सर्वे आया था पिछली बार, उसमें से पहली बार या दूसरी बार अगर आप कहें, अनएम्प्लॉयमेंट का कहीं जिक्र नहीं था। ये और वित्त मंत्री ने, सुनील यू विल करेक्ट मी, पिछली बार जो बजट पेश किया था उसमें भी अनएम्प्लॉयमेंट का कहीं जिक्र नहीं था। तो इट्स नॉट ए न्यू फिनोमेना विच वी आर फेसिंग नाउ। हाँ, मेरा नया फिनोमिना ना हो, लेकिन गोल ऑफ ऑल इकोनॉमिक पॉलिसीज, first goal is what we refer to as full employment. दैट्स राइट। That is,
reaching a level of irreducible unemployment levels. तो उसका हमारे पास लेवल नहीं है, और वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है। पॉलिसी मेकर्स को ये पता होना चाहिए कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कहाँ पे हैं, ताकि उसके बारे में कुछ रेमेडियल एक्शन हो सके। बाकी तीनों जो इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स हैं वो कवर्ड हैं इसमें। जीडीपी ग्रोथ रेट 5-5.5% ज़रूरी इम्प्रेसिव है, और अब ये 8 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ये अलग बातें हैं, लेकिन 5-5.5 जो है एक रीजनेबल अच्छा रेट ऑफ ग्रोथ है। ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव है, ये करंट अकाउंट सरप्लस की बात कर रहे हैं आप। हाँ, तो एक मतलब एक पॉजिटिव है, और जाहिर है कि आपके जो फॉरेन एक्सचेंज बैलेंसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, वो इसी का एक आउटकम है। और तीसरा जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो 3, 3.25, 3.5% के बीच में घूमता रहा है जी। वो हिस्टोरिकली मतलब 50s और 60s को आप छोड़ दें, 70s, 80s, 90s ले लें, तो वो एक लो रेट ऑफ ग्रोथ है। तो आपने इकोनॉमी के जो 4 पैरामीटर है उनके हिसाब से आपको लगता है कि ये आकलन जो है, मिड ईयर आकलन, ये ठीक है? ये ठीक है, और मैं समझता हूं कि शायद अनएम्प्लॉयमेंट में भी कुछ रिडक्शन हुई होगी, लेकिन बेहतर ये होता कि फैक्चुअल डेटा अवेलेबल हो। नहीं, मगर ऐसा नहीं हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के। मैं उसके डाटा आपको बताऊंगा। मैं पहले नबी जी की राय सुनूं। नबी जी, देखिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा है, एफडीआई हैज कम इन। एक फैक्टर और जो इस दौरान हुआ है, देयर हैज बिन ये जो एनपीए रिकवरी लेड जो अभियान जो पिछले कुछ महीनों में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात कर रहे हैं आप। दिस हैज आल्सो बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ मनी इनफ्लो इन इंडिया जी। क्योंकि बहुत जो इनफ्लो आया है दैट हैज कम टू रिक्लेम एसेट्स, एंड ये जो रिक्लेमिंग हुआ है ऑफ एसेट्स बाय द कॉर्पोरेट हाउसेस, दिस हैज बीन डिस्गाइज्ड एज एक्सपोर्ट इनकम एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जी जी जी। संभवतः जो सबसे बड़ा स्क्यू फैक्टर है इस इकोनॉमिक इवैल्यूएशन में, वो ये है कि ऑल दीज मनीज, ऑल दीज नॉन प्रोडक्टिव मनीज विच आर फ्लोइंग इनटू द इकोनॉमी। अच्छी बात है कि हमारा पैसा जो विदेश में रहा हो राष्ट्र का, वो राष्ट्र में वापस आ रहा है, वो बहुत अच्छी बात है जी। परंतु एज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ उसे लेना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, और ये इसलिए भी समझ में आता है क्योंकि यू वांट टू से दैट वी आर शोइंग द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी बाय द वो जो हवाला पैसा जो वापस आया है, you want to say, which is not generating any employment or any activity in the economy. Exactly, which is why we come to the... एक तो मेरा ये नमित जी और ये मेरा इसमें आई डोंट बिलीव दैट द इकोनॉमी इज एज हेल्दी जितना ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर 5% भी इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी ये हुई है इस साल, इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी पिछले 2-3 साल में, जो इंडस्ट्री जब 80s में, अर्ली 90s में इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती थी 10, 11, 12%, उससे आपका अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे आप कह रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट चाहे बढ़ गई या घट गई, अनएम्प्लॉयमेंट उससे घटती है। अब आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ है 3-4%, 5 या पिछले 3-4 महीने में इंडस्ट्रियल ग्रोथ पिकअप हुई है, तो अब 4-5% हो गई है। तो इसमें ये जो 5-5.25% जो ग्रोथ रेट कह रहे हैं वित्त मंत्री जी की होगी इस साल बाय द एंड ऑफ द ईयर, इसमें बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है, जो बिगेस्ट वीकनेस जिसे आप कह सकते हैं, जो ये जो बड़ा 5% का जो आंकड़ा है, जो ये वीकनेस छुपाती है, वो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, और दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी टुडे। तो मेरा ये मानना नहीं है कि ये जो इन्होंने निकाला है ये डॉक्यूमेंट, ये दिखाता है कि इकोनॉमी हेल्दी है। इकोनॉमी आज की तारीख में काफी अनहेल्दी है, क्योंकि आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो डिक्लाइन है वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। और जहां तक डेटा का है सवाल है, जैसे फिस्कल डेफिसिट का, रेवेन्यू रिसीट्स जो आपने आंकड़े पढ़े हैं जी, ये बात जाहिर है कि ये जो आंकड़े ये आज की तारीख में गवर्नमेंट ने आज हमें बताए हैं, मगर हर साल पिछले 15, 20, 25 साल से जब एक्चुअल नंबर्स आते हैं, जिसे कहते हैं एक्चुअल नंबर्स और बजटरी रिसीट्स में जमीन आसमान का फर्क होता है, 10-15% का फर्क होता है। तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है या घटा है, रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ी हैं घटी हैं, इनका मतलब ये नंबर्स को मतलब देखने का फायदा ही नहीं है। बल्कि अगर आप 1 मिनट और मेरे को देते, मैं लौट के आता हूँ, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आऊंगा और आपकी पूरी बात सुनूंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग लौट करके आएंगे। लेकिन आपको जो तस्वीर मालूम है, बाजारों में सामान है, जेब में पैसा नहीं है, इस इकोनॉमी की
जो मंदी की बात है वो इन्होंने क्रेडिट पॉलिसी में की थी, वो इस समीक्षा में गायब है। हम लोग लौट करके आएंगे और विस्तार से इस बात की चर्चा करेंगे कि इस आकलन का मतलब क्या है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। Ghatna Chakra is brought to you in association with MDH Masale. असली मसाले से MDH And JK Tire. JK Tire Total Control. Engineered to rule the road. JK Tire. Total Control. नए पाउच में बंद MDH मसाले जो सबके पसंद। MDH. 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 दाम वाजबी, क्वालिटी वही, एकदम सही। असली मसाले सच सच MDH। हल्दी मिर्च धनिया पाउच में। Once a rag picker, now she has a book in her hands. Life was a constant struggle. Now she is confident of her future. A small step was a big effort. Now he's ready for the walk of life. Unloved and uncared for, now they take life easy. Concern India Foundation strives to give them a better future. Only you can help make it possible. सब्जी तवा फ्राई भरवा मसाला। MDH का नया तवा फ्राई मसाला, सब्जी में भरा या ऊपर लगाया, छोड़ूंगा नहीं। MDH तवा फ्राई मसाला। The pioneer in steel radials, JK Tire presents the Ultima XPS, engineered to rule the road. JK Tire, Total Control. असली मसाले सच सच MDH। Rex. Rex Remedies Private Limited, Delhi. A trusted name in the world of Unani and Ayurvedic medicine. Quality with commitment. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने आज साल के बीच में आर्थिक आकलन की बात की, एक रिपोर्ट पेश की है संसद में। उसको जानने की कोशिश में है क्या देश की हालत वास्तव में, आर्थिक हालत वास्तव में ठीक है या नहीं। हमारे बीच में मेहमान हैं सुनील जैन जी, नमित वर्मा जी और ललित खन्ना जी। सुनील जी, इससे पहले कि आप अपनी पूरी बात करें, मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा और बता दूं कि उस रिपोर्ट में क्या है। देखें, जसवंत सिंह जी ने कहा है कि डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट रिमेन सबड्यूड विद ओनली 6 इश्यूज इन द मार्केट वर्थ ₹952 करोड़, यानी कि 952 करोड़ रुपए केवल आए हैं। म्यूचुअल फंड की बात की है। म्यूचुअल फंड रेज लोअर नेट रिसोर्सेज ड्यूरिंग द H1 एज अगेंस्ट टू कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द लास्ट ईयर। फिगर गायब है इससे, ललित भाई शायद हमको करेक्ट करेंगे इसमें क्या हो सकता है। द इम्प्रेसिव ग्रोथ ऑफ 5.6% by 6 crore and infrastructure industries upturns the economic activity। और हम देखें, मैन्युफैक्चरिंग रिकवर्ड, पोस्टेड 5.3% growth in H1। हाउसिंग revived owing to decline in interest rate for housing finance and simplification of procedures। Road construction has gathered momentum। Ports and railways did better in H1 of current fiscal as compared with corresponding previous period। Service sector grows briskly, contributes nearly 50% of the country's GDP। Tourism moves up, and very you can say surprising figure which is coming up. Telephone subscribers grow 38.43 million basic telephone users to as compared to 6.43 million cellular subscribers, and a revenue deficit up by 9.1% in H1, physical deficit up by 0.8% in H1. Policy aims on their different policy where they are going to focus। आप सुनील जी अपनी बात पूरी करें। मैं ये कह रहा था कि इसमें जो मेन जो वीकनेस है, जो ये 5%, 5.5% का जो आंकड़ा है, जो वो छुपाता है जो मेन वीकनेस, वो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ की। आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ पिकअप नहीं हो रहा, मतलब थोड़ा सा रिवाइवल हुआ है, बट इसमें जैसे मेन चीजें आपको देखनी चाहिए जो इनका जो मीडिया रिव्यू है उसमें भी है।
एक तो ये है जब जो कहते हैं आपने जो फिगर पढ़ी आपने कि जो स्टॉक मार्केट से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने जो पैसा उठाया है ये हर साल में घटता जा रहा है, मगर इस साल के 6 महीनों में पिछले साल के मुताबिक मेरे ख्याल से आधा है ये अमाउंट जी पिछले साल के हिसाब से. दिस इज वन वेरी बिग एरिया. फिर वो कहते हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो IDBI, IFCI, ICICI हैं, दैट्स राइट, दीज आर द इंस्टीट्यूशन जो कमर्शियल बैंक क्रेडिट नहीं, बैंक क्रेडिट नहीं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो पैसा है जी, मतलब जो अगर आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या कोई आप बड़ा कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, आप बैंक से पैसा नहीं लेते. बैंक के लिए तो आप वर्किंग कैपिटल वगैरह लेते हैं, आप लेंगे IDBI, IFCI वगैरह से. दैट फिगर हैज गॉन डाउन बाय 46% एज कंपेयर टू द प्रीवियस, पिछले साल के 6 महीनों में. जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो भी जो उसके जो आंकड़े हैं वो आपने पढ़े थे मेरे ख्याल से पहली बार, वो भी आंकड़े पिछले साल के हिसाब से अगर आप कंबाइन लें कि स्टॉक मार्केट में कितना आया और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना है, जैसे अगर कोको कोला कोई फैक्ट्री लगा रही हो, they have admitted there this FDI inflow were 1,350 million in comparison to which is lower than 1,469 million dollars. If you combine FDI inflow with what is called FII inflow जो स्टॉक मार्केट में आता है, that again is roughly equal to half, it is less than half this year. So मतलब ये जो 3-4 आंकड़े मैंने बोले हैं ये दिखाते हैं कि जो इंडस्ट्री जो इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट की डिमांड है वो बिल्कुल जीरो है, और जो मेन प्रॉब्लम जो ग्रोथ आता है, जो मेन इम्पेटस आता है वो आता है इन्वेस्टमेंट से. इन्वेस्टमेंट कंट्री में हो नहीं रही. सुनील जी की बात से ललित भाई 3 बात बड़ी इंपॉर्टेंट निकली है. एक तो इन्होंने कहा कि FDI जो आ रहा है, जो आना चाहिए था वो नहीं आया. दूसरा इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात की. तीसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर खुद इन्होंने माना है कि पुअर मानसून के बावजूद, हालांकि ट्विस्ट किया उस चीज को, पुअर मानसून के बावजूद इन्फ्लेशन जो है अंडर कंट्रोल है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कम है. और अगर आपने क्रेडिट पॉलिसी ध्यान से देखी हो पिछली बार जो आई क्रेडिट पॉलिसी, उसमें गवर्नमेंट ने पहली बार एक्सेप्ट किया कि जितने पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अर्लियर देन द on higher side, where what it indicates, the economy is indicating there no activity which is generating money. Let's try and understand. You see, it is indicating two things. First of all, जैसा सुनील जी ने कहा, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, इन कैपिटल एसेट्स बहुत कम है, और ये फिनोमेना इस फर्स्ट हाफ का नहीं है, ये 2 साल से बहुत अरसे से चला आ रहा है. जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ओपनिंग अप के बाद अपने रिलेटिव एडवांटेज को नहीं ढूंढ पा रहा है, तो उन्हें ये नहीं पता कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि हमें ये लगे कि भाई हमारा माल बिकता रहेगा. जो इन्वेस्टमेंट हो रही है और जो थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है वो सर्विसेज सेक्टर में है. BPOs हैं या सॉफ्टवेयर है, वहाँ जरूर इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन वहाँ पे कैपेसिटी क्रिएशन में इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कम है, मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं लग रहे हैं. लेकिन तो जहां तक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट का सवाल है वो पॉइंट वेल सेटल्ड है. लेकिन एक बात आप बड़ी शिद्दत से नहीं कह रहे हैं, मुझे जो नजर आ रहा है कि जो हम लोग WTO का इम्पैक्ट हमको नजर आने लगा है. वी आर बिकमिंग ए ट्रेडिंग हाउस रादर देन ए producing house or industrial house or the agriculture country. Our shape of the economy is going to change because of the impact of the trading तो अच्छी चीज है, we are not even a trading house. We are a discounted facility. ट्रेडिंग हाउस बन जाएं तो इसमें बड़ी भारी acquired by various financial interests. नहीं, WTO का इम्पैक्ट नजर आना चाहिए. देखिए ओपनिंग अप का इम्पैक्ट है, WTO को अलग रख दें. अगर हमने फैसला कर लिया है कि बाहर से कुछ भी अंदर आ सकता है, तो जो सामान हम पहले बनाते थे जिसका कॉस्ट इंटरनेशनल प्राइसेस से ज्यादा था, वो आप बना के नहीं बेच सकते, तो वो कैपेसिटीज तो अंडर यूटिलाइज्ड होंगे. नमित, आप कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में मुझको कहने जा रहे हैं. मुझको ये नहीं समझ में आ रहा जो फोकस एरिया है. आप देखिए ये दिस रिपोर्ट इज वेरी वेग, इट इज नॉट वेरी क्लियर. इस रिपोर्ट से ये नहीं पता चल रहा कि ईयर एंड में जो फोकस पहले बजट पे था, वेदर वी आर गोइंग टू अचीव दैट और नॉट. एंड सेकेंड थिंग, एग्रीकल्चर गायब है. This report is not a policy paper for the common man of India. Yes. This report is a policy paper for attracting fresh investments into the economy, because the finance minister in his heart of heart knows that the economy is not doing well. If he doesn't attract fresh investment, then he's had it. So he is not looking at the weaknesses of the economy today. He is not addressing, he accepts that agriculture has not done well. He ascribes it to a poor monsoon. All of us know that there is drought. A policy paper should be talking about what has been done about drought relief. Yes. It should be talking that about what has been done for poverty alleviation. These things are not being addressed. Today,
if they want to do global, take a global approach. Yeah. In a global approach today, everybody is talking about a Human Development Index linked economic policy making. That is not reflected in this. I hope this is not the model of the budget which is going to come. But that apart, coming back to the fact that if agriculture has not done well, that means the surplus required is definitely not coming from agriculture, as has been the past, very often in the past in the Indian economy. Right. So if agriculture is not providing the surplus, and we see that the surplus is coming from ostensibly foreign inflows, at the same time you admit that the FDI scene is bad. Yeah. So is there an investment coming? There's probably no investment coming. चलिए, There's just सुनील जी से there is पूछते हैं, money coming in for acquisition, for takeovers. छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं, लेकिन आम निवेशक के लिए एक बहुत बड़ी राहत है कि वित्त मंत्री ने ये कहा है कि शायद हम जो बचत की दरें हैं उनको बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं और अपनी चिंता भी जाहिर की है। देखते आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन हम जानना चाहेंगे सुनील जैन साहब की राय इसके छोटे से ब्रेक के बाद। Ghatna Chakra is brought to you in association with MDH Masale. असली मसाले सच MDH And JK Tire. JK Tire Total Control. Engineered to rule the road. JK Tire. Total Control. MDH रूह अगरबत्ती की सुगंध, वो भगवान सचमुच प्रसन्न। MDH रूह। Once a rag picker, now she has a book in her hands. Life was a constant struggle. Now she is confident of her future. A small step was a big effort. Now he's ready for the walk of life. Unloved and uncared for, now they take life easy. Concern India Foundation strives to give them a better future. Only you can help make it possible. असली मसाले सच MDH तड़के वाली हरी हरी मिर्च है लाल लाल लज्जत से भरी मिर्च बरसों से जाती पड़ती MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। Rex Remedies Private Limited, Delhi. A trusted name in the world of Unani and Ayurvedic medicine. Quality with commitment. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम आर्थिक आकलन की बात कर रहे हैं जो कि वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने पेश किया है आज राज्यसभा में। इससे पहले कि हम मेहमानों के पास चलें, हमारे पास कमल सेन है मुंबई से, इकोनॉमिस्ट, उनसे बात करते हैं। कमल जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते। नमस्ते। आप बताएं इस आकलन से क्या आप अर्थ निकाल रहे हैं और क्या संदेश दे रहा है आकलन? ये इस साल हमारे नया वित्त मंत्री है, तो हम सब जानना चाहते थे कि उनका ख्यालात क्या है और किस व्यू से वित्त मंत्रालय इकोनॉमी को देख रहा है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड इंडिकेशन ऑफ विच वे द मिनिस्ट्री इज गोइंग, क्योंकि आगे बजट आने वाला है। हम सब जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द पॉलिसी डायरेक्शन। तो कुछ एरियाज जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जो 4 अहम एरियाज उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, मेरे ख्याल से दीज आर द वेरी क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द इकोनॉमी। अभी हम आशा रखते हैं कि यही पॉइंट्स पे बजट में हम कुछ देखेंगे, सम सीरियस मेजर्स बीइंग टेकन टू एड्रेस फिस्कल कंसोलिडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। और उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को भी अलाइन करने की जो बात की है वो भी हम देखेंगे कि बजट में कुछ फिर आना चाहिए। बट दिस गिव्स अ डायरेक्शन, जो नंबर्स तो जो भी आए हैं वो तो ठीक है, बट दिस गिव्स अ डायरेक्शन टुवर्ड्स व्हाट द पॉलिसी इज गोइंग टू बी। सो आई वुड लाइक टू लुक एट दिस एज अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट दैट इन विच वे द फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट के लिए क्या सोच रहे हैं। जी धन्यवाद कमल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना नजरिया बताया।
और धन्यवाद आपने पार्टिसिपेट किया सुनील जी। हम लोग बात कर रहे थे सेविंग पे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि व्हाट ही मींस, वित्त मंत्री क्या चाह रहे हैं। जैसे इसमें फ्रॉम व्हाट आई हैव रेड, जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है, वो जैसे कह रहे हैं अलाइन करेंगे इंटरेस्ट रेट, इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा और काटेंगे जी, ये बढ़ाने की बात नहीं कर रहे। सो दिस इज द ओवरऑल पॉलिसी। आई मीन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है जो अग्री नहीं करते, बीजेपी के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है, बट बाय एंड लार्ज जो व्यू है, जो गवर्नमेंट का व्यू है, विच आई ऑल्सो अग्री विद पार्टी, दैट जो रियल इंटरेस्ट रेट है, जब तक रियल इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा, लीबर रेट, हाँ, जब तक वो मतलब अंटिल यू कम टू दैट रेट, वो इसी इसमें दो चीजें हैं। जो आम आदमी है, जैसे जो पेंशनर है या जो सेविंग, जो रिटायर्ड आदमी है, वो सेविंग के इंटरेस्ट रेट पे अपना घर चलाता है। जो वो इंटरेस्ट रेट कम होता है, उसकी बजट कम होती है, ही गेट्स हिट जी। इसका दूसरा पहलू ये होता है कि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है तो जॉब्स होती हैं। So that is a multiplier effect on the economy. ललित भाई, हम लोग बहुत, क्योंकि समय खत्म हो, मैं एक और पहलू कह दूं, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहे हैं तो इन्फ्लेशन कम होगी, ब्याज जो है कुछ हद तक इन्फ्लेशन को कंपनसेट करता है। लेकिन मैं जिस एरिया में आप हैं, म्यूचुअल फंड में, वेयर द पीपल आर होपिंग एंड इट शुड ग्रो, वित्त मंत्री ने कोई बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया उसमें। ही जस्ट कमेंटेड डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट्स रिमेन सबड्यूड विद ओनली 6 no, he is talking about mutual funds raised lower net resources during the H1. Yes. What is the reason? देखिए, रीजन ये है कि इक्विटी साइड में तो इंडेक्स आज की तारीख में भी 92 के कंपैरिजन में नीचे है जी। तो जो म्यूचुअल फंड में लोग इक्विटी साइड में आए, उनको तो नुकसान हुआ ही, और वो अभी एंथुसियास्टिक नहीं है इसके बारे में। और जहां तक जो डेट साइड में थे, आमतौर पे अगर इक्विटी साइड में नहीं तो पैसा डेट साइड में आता है। वो इसलिए पीछे बैठे हैं कि यूटीआई जो सबसे बड़े म्यूचुअल फंड थे, उन्होंने कुछ फिक्स रिटर्न डेट साइड स्कीम्स अनाउंस की थी, वो अपनी कमिटमेंट ऑनर नहीं कर पाए। तो एक तरह से सबसे बड़ी पार्टी पे फेथ उठने से औरों पे भी फेथ उठ गया। एक बात रमेश जी बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने की है कि स्टेट्स के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल और रिवाइज और स्वैप डेट की बात की है। They are thinking about it. What it indicates? Two things over there. एक तो इन्होंने बात की है about rationalizing pension funds. जी. That will hit people, but it also shows the fact that it hits people so much is because people have no alternative avenues. Yeah. Perhaps they are trying to create new avenues for investment. जिस प्रकार आज central government का जो treasury paper है, that is a great place for parking money. तो ये इसी प्रकार का एक स्टेट गारंटी का पेपर रिलीज करना चाहते हैं मार्केट में, which will pick up the excess liquidity. Yes. So they are planning to pick up the excess liquidity, fine. But is servicing this liquidity out of government funds eventually? How badly will that impact the economy in the long run? चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय खत्म हो रहा है। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ललित भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि घबराने की कोई बात नहीं है, देश की आर्थिक हालत ठीक है और आकलन तो वित्त मंत्रालय का काम है करना, और विश्लेषकों का काम देखना यह है कि 28 फरवरी को जब बजट आएगा तो वो वित्त मंत्री कैसे देश की सेहत ठीक रखेंगे। हम कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज।